हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब और साथ ही स्वागत है आपका शिक्षण कला की इस सीरीज में जिसमें हम पिछले वर्षों के पूछे गए प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस करते हैं और यह इस सीरीज की 7वीं क्लास है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं सीधा अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है, यानी कि कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू। हमें समझना है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं या फिर कॉग्निटिव डोमेन ये क्या चीज होती है। इसमें होता है, इसमें जो चीज हमें सीखते हैं या बच्चे जो सीखते हैं इसमें ये सीखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं, लॉजिकल रीजनिंग सीखते हैं, लॉजिक रीजनिंग सीखते हैं और इसमें आती है क्रिटिकल थिंकिंग। तो हमें बताना है कि ये सब चीजें किस पार्ट से रिलेट करती है। स्किल, बिल्कुल ये सही, बिल्कुल सही बात है, ये स्किल्स हैं, लेकिन ये रिलेटेड किससे है? हार्ट से रिलेटेड है नहीं, ब्रेन से रिलेटेड है या हैंड से रिलेटेड है? तो इसका आंसर हमें साफ साफ दिख रहा है, ये ब्रेन से रिलेटेड है, क्योंकि कोग्निटिव डोमेन खुद ही एक ब्रेन से रिलेटेड है। हैंड से रिलेटेड है उसको क्या कहते हैं? साइकोमोटर। हार्ट से रिलेटेड है उसको क्या कहते हैं? इमोशन वाला आता है, अफेक्टिव या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, मस्तिष्क। संज्ञानात्मक उद्देश्य जो है वो किससे जुड़े हुए हैं? मस्तिष्क से जुड़े हुए हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम के बारे में बताना है हमें। शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और आसान बनाती है। अच्छी बात है, सही बात है। जब कक्षा में शिक्षक ना हो तो बच्चों को व्यस्त रखने का आसान माध्यम है। नहीं, ये तो नेगेटिव पॉइंट है। भाषा की कक्षा में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल गलत है। टीएलएम हमेशा इंपॉर्टेंट है और एक टीचर का सही सहभागी है। महंगी और टिकाऊ शिक्षण अधिगम सामग्री को श्रेष्ठ माना गया है। ये तो बिल्कुल गलत है। इन चारों ऑप्शन पढ़ के ही हमें समझ में आ रहा है कि जो पहला ऑप्शन है वही बढ़िया आंसर है और सही आंसर है। शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और आसान बनाती है, बिल्कुल। ये टीएलएम सामग्री जो भी होती है वो हमारी टीचिंग को इजी बनाती है और बच्चों को समझाने में आसानी करती है। इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नई शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा के घोषित प्रारूप में पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्री प्राइमरी के लिए कितने वर्ष निर्धारित हैं? अब प्री प्राइमरी क्या होती है? ये होता है प्राइमरी से पहले। प्राइमरी होती है 1 से 5 तक, तो प्री प्राइमरी क्या हो गई? नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, जो भी बच्चा पढ़ता है फर्स्ट क्लास में आने से पहले, वो सब होता है प्री प्राइमरी। हमें क्या पूछा है इन्होंने? जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसमें बताना है हमें कि उसमें जो स्ट्रक्चर है, एजुकेशन का जो डिक्लेयर्ड फॉर्मेट है, उसमें नर्सरी यानी प्री प्राइमरी के लिए कितने साल अलोकेट किए गए हैं। तो हम पहले एक बार इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है 5+3+3+4। ठीक है, इसमें बच्चा नर्सरी से लेके 12th तक सीखेगा। तो इसमें हर स्ट्रक्चर में कोई कोई क्लासेज है। तो इसमें कौन कौन सी क्लासेज है? वैसे तो मुझे सिंपल सिंपल बता दूंगा मैं आपको, लेकिन आपको वो याद नहीं रहेगा। अब मान लीजिए कभी आप, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। देखो ये स्ट्रक्चर है, हमें इतना पता है कि बच्चा 12th तक पढ़ेगा, तो हम चलते हैं पीछे से, क्योंकि एंड 12th से होगा। तो ये 4 साल है, इसमें देखो क्या क्या होगा। 12th हो गया तो 11th होगा, 10th होगा और 9th आ जाएगा इसमें। अब 3 है तो इसमें क्या आएगा? इसमें आ जाएगा 6, 7, 8। अब इसमें क्या आ जाएगा फिर? इसमें क्या आ जाएगा? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो अब इन 5 सालों में हमारे पास क्या बच गया? फर्स्ट सेकंड बच गया। फर्स्ट सेकंड ले ली मान लो। अब कितने साल बच गए? 3 साल बच गए। तो अब ये 3 साल कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे प्री प्राइमरी में। इसमें जाएंगे प्री प्राइमरी में। तो इसका आंसर होगा 3 इयर्स। अब मैं आपको डायरेक्ट बता सकता था यहाँ से, लेकिन डायरेक्ट वाली चीज आपको याद नहीं रहेगी। अब यहाँ से आप कभी नहीं भूलोगे। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बैक से चलना और अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 इयर्स। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है, यानी कि द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क फॉर अ टीचर इज। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क टीचर के लिए क्या है?
विद्यार्थियों को कक्षा में बैठा कर रखना, बिल्कुल चैलेंजिंग तो है। गृह कार्य देना, ये भी चैलेंजिंग है। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, देखो कितना अच्छा आंसर है। प्रश्न पत्र तैयार करना, देखो ये सब चैलेंजिंग है, लेकिन हम इसे बताएंगे नहीं किसी के सामने, कि नहीं ये नेगेटिव पॉइंट्स है। ये सब तो हमारा एक हमारी ड्यूटी है, ये सब तो हमें करना ही है एज ए टीचर। सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है हमारा, शिक्षा में अधिगम प्रक्रिया, यानी कि लर्निंग जो प्रोसेस है उसको बच्चों के लिए आनंददायक, इंटरेस्टिंग बनाना, ये सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती है हमारे लिए, समझा। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। अब किस चीज का मनोविज्ञान है? शैक्षिक नियोजन का, मानव व्यवहार व्यवहार का, शैक्षिक सिद्धांतों का, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि हम बताना कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये साइंस ऑफ क्या है, किस चीज का साइंस है ये। देखो वैसे तो सिंपल आंसर है इसका, इसका आंसर आ जाएगा ह्यूमन बिहेवियर, लेकिन इस तक हम पहुंचेंगे कैसे? अब देखो, अगर आपने सीटेट की तैयारी की है, या फिर इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पढ़ा है, या फिर हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, इनकी कोई बेसिक बेसिक क्लास की है, एक क्लास भी, तो आपको इसका आंसर बहुत आसानी से याद होगा। लेकिन अगर जिन्होंने नहीं पता है, उनको मैं एक बार बता देता हूँ ताकि आप इसे कभी ना भूलें। चलिए एक खाली पेज ले लेता हूँ मैं। हाँ, चलो। अब देखो जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के बारे में जब शुरू में रिसर्च शुरू हुई, तो देखते हैं हम साइकोलॉजी पे कैसे पहुंचे गया। सबसे पहले साइकोलॉजी की डेफिनेशन दी अरस्तु ने। उन्होंने कहा ये क्या है, साइंस ऑफ सोल है, ये कहा अरस्तु ने। ये बात है 16th सेंचुरी की। उन्होंने कहा कि साइंस ऑफ सोल आत्मा का विज्ञान है। लेकिन ये थ्योरी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई, फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि आत्मा को ना हम देख सकते हैं, ना हम पढ़ सकते हैं, ना उस पर कुछ रिसर्च कर सकते हैं, इसलिए ये हो गई फेल। अब इसके बाद 17th सेंचुरी में आए। 17th सेंचुरी में से कहा गया साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ माइंड कहा गया। और इसे किसने कहा, जॉन लॉक ने। लेकिन ये थ्योरी भी फेल कर गई। अब क्यों फेल कर गई? क्योंकि माइंड, अगर साइंस ऑफ माइंड है, तो माइंड आप किसका जान सकते हो? आप सिर्फ अपना माइंड जान सकते हो। किसी और के माइंड में क्या चल रहा है हमें क्या पता? तो इसलिए हम किसी का माइंड जान नहीं सकते, किसी के माइंड पे रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि उसके माइंड में क्या चल रहा है हम कभी जान नहीं सकते, समझे? इसलिए इस पे भी रिसर्च करना नामुमकिन है। इसलिए इस थ्योरी को भी फेल कर दिया गया। अब इसके बाद आई थ्योरी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना का विज्ञान। इसके कोई प्रमुख स्कॉलर नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको रिसर्च किया था, इसलिए इसके कोई प्रमुख रिसर्चर नहीं खिला गए। ये है चेतना का विज्ञान। अब कहा जा रहा था कि ये भी सक्सेस हो जाएगा, लेकिन ये भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि चेतना दो तरह की होती है, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अब देखो, कॉन्शियस चेतना जो सामने की चेतना है वो तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है उसे उसे हम बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। सब किसी के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता। और जो कॉन्शियस माइंड का पार्ट है वो 80% क्या होता है, आइसबर्ग की तरह होता है। सब कॉन्शियस माइंड कितना होता है, 80% पानी में होता है। तो 80% हम जान ही नहीं सकते, तो इस पे भी रिसर्च करना नामुमकिन है, इसलिए इसे भी फेल कर दिया गया। इसके बाद आई थ्योरी साइंस ऑफ बिहेवियर। इसके बाद वाटसन साहब ने दिया साइंस ऑफ बिहेवियर। ये दिया गया 19 से 20 सेंचुरी के बीच में। ये 17th सेंचुरी में था, ये 18th सेंचुरी में था, और ये हुआ 19 से 20 सेंचुरी में। अब हम बिहेवियर किसी का भी देख सकते हैं, उस पर स्टडी कर सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो इसलिए ये थ्योरी हो गई अपनी पास। और इसे दिया था जॉन वाटसन साहब ने, ठीक है। तो इसलिए हमें साइकोलॉजी को कहते हैं साइंस ऑफ बिहेवियर। ओके, अब यहाँ से आप समझ गए कि इसका आंसर क्या होगा, ह्यूमन बिहेवियर का साइंस है, ठीक है। और इसे आप फिर भूलोगे भूलोगे भी नहीं, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों को सीखने के लिए वह वातावरण अनुकूल है जहाँ, अब बच्चों को सीखने के लिए कौन सा वातावरण अनुकूल है? एन एनवायरनमेंट इज कंड्यूसिव फॉर चिल्ड्रंस लर्निंग। अब चिल्ड्रन की लर्निंग सबसे अच्छी कहाँ हो पाएगी? जहाँ पारिवारिक अनुशासन कड़ा है, बिल्कुल नहीं। खेलने और गाने की आज़ादी है, ये बिल्कुल अच्छा आंसर है बहुत। उनकी भाषा, पूर्व अनुभव एवं भावनाओं का सम्मान है, ये भी बहुत अच्छा आंसर है। पाठ्य पुस्तकों की प्रधानता है, ये बिल्कुल गलत है। देखो,
हमारे पास दो ऑप्शन है, खेलने और गाने की आज़ादी, उनकी भाषा, पूर्व अनुभव एवं भावनाओं का सम्मान। अब देखो यहाँ से ये दोनों ही आंसर बढ़िया लग रहे हैं, तो आप लोग कहेंगे कि इसका आंसर ये हो जाएगा गा। लेकिन जो इसका आंसर बिहार स्टेट में दिया गया है वो ये नहीं, ये है। जहाँ बच्चों को खेलने और गाने की आवाज आज़ादी है, जहाँ पे कोई इस चीज़ की फ्रीडम है, वहाँ बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं। इसलिए इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ये बिहार स्टेट वाला दिया गया है। वैसे तो मैं भी कंफ्यूज था, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा आंसर है। जहाँ पर आपकी लैंग्वेज, प्री एक्सपीरियंस और फीलिंग, इन सबको रिस्पेक्ट किया जा रहा है, लेकिन जहाँ आपको फ्रीडम मिल रही है खेलने और सीखने गाने की, क्योंकि एनईपी क्या कहता है कि जब बच्चा फिर खेलता है या गाता है या एक्टिविटी करता है, तो अपने आप को सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है। और जो बच्चा खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा, वही सबसे ज्यादा सीखेगा। इसलिए ये आंसर बेस्ट आंसर है। ठीक है, चलो अब चलते हैं सातवें प्रश्न पे। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना है, शेपिंग योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना, अडेप्टेशन, एडजस्टमेंट, एसिमिलेशन, इमिटेशन। एक एक करके समझते हैं। इमिटेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉपी करना। जैसा बगल वाला कर रहा है उसी को हम कॉपी कर लेते हैं, वो होता है इमिटेशन। अब कई लोगों को लगता है ये नेगेटिव वर्ड है, तो ये नेगेटिव वर्ड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे पहली जो लर्निंग होती है हमारी, वो कैसे होती है? कॉपी से होती है। आज भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, वो कैसे सीखते हैं? कॉपी करके सीखते हैं। इसलिए अच्छी चीज है, ये बुरी चीज नहीं है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें कॉपी नहीं करना है। हमें क्या, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालने वाली चीज सीखनी है। अब देखो एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब क्या होता है? घुलना। इसका मतलब होता है घुलना। जैसे पानी में कुछ मिला दिया, शक्कर मिला दिया, वो सब होता है एसिमिलेशन। जैसे हमारा पुरानी नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी है, और हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली, तो उसको भी हमने अपने अंदर डाल लिया। तो नई नॉलेज, पुरानी नॉलेज में नई इन्फॉर्मेशन को भी एडजस्ट कर लिया हमने, वो होता है एसिमिलेशन। ये भी होता है घुलना। लेकिन ये क्या है? वातावरण के अनुसार स्वयं को डालना, ये भी नहीं है। तो ये दो ऑप्शन तुम्हारे गलत हो चुके हैं। अब देखो एडजस्टमेंट और एडेप्टेशन, इन दोनों का ही अर्थ होता है ढालना। हमने सुना होगा, हम यूज भी करते हैं, एडजस्ट कर लेंगे, तू भी एडजस्ट कर लियो, मैं भी कर लूंगा। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है ढालना। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है फिर? ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए, और ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे एडजस्टमेंट कहते हैं, आज रात की बात है, एडजस्ट कर ले। एक दो दिन की बात है, एडजस्ट कर ले। तो ये होता है शॉर्ट टर्म। लेकिन एडेप्टेशन क्या होता है? ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए, हमेशा के लिए खुद को ढाल लिया, वातावरण के अनुकूल बना लिया खुद को। देखो नाम से पता चला, अनुकूलन। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? अडेप्टेशन, अनुकूलन। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। सीखना के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? यानी सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सीखने के कारण क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। उसमें क्या कारण होता है? अभ्यास या फिर अनुभूति के कारण होता है। सीखने में व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, यानी कि परमानेंट चेंज। देखो हम सीखते हैं तो बिल्कुल सही बात है, अगर सीखी हुई बात हमें अच्छी लगी, परमानेंट चेंज होगा हमारे बिहेवियर में। ठीक है, तो यानी कि तीनों पॉइंट सही लग रहे हैं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि क्या गलत होगा? ये हो जाएगा। कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखो, RMSA है। अब ये क्या है? अब इसके बारे में जानना है। RMSA क्या है? ये एक सेंट्रल स्कीम है। ठीक है, पहली बात तो हमें ये समझना है, सेंट्रल स्कीम। और ये क्या, 2009 के मार्च में लॉन्च किया गया था इसको। और इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है, उस पर सरकार का फोकस बढ़ाना, और बच्चों के लिए सेकेंडरी एजुकेशन इजी टू अवेलेबल, और उसमें नॉलेज को इम्प्रूव करना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है सेकेंडरी एजुकेशन में, उसको इम्प्रूव करना। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय माध्यमिक सूचना। देखो यहाँ सूचना है, राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तो ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि सेकंड नंबर पे क्या है? एम है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान या फिर राज्य माध्यमिक शिक्षा अभियान। चूंकि ये सेंट्रल स्कीम है तो क्या हुआ है? राज्य भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, नौ में का हो गया अपना सी। अब 10वें प्रश्न के, सीसी का तात्पर्य है, ये तो बहुत ही सवाल है। सीसी मीन्स, जब 10th में CGPA स्टार्ट हुआ था तो क्या था? सीसी के अंडर था। इसका अर्थ होता है, अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन देखो, ऑल ऑफ दीज। अब ऑल ऑफ दीज सुन के हमारे कान खड़े हो जाते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि 80% ऑफ चांस रहते हैं कि ऑल ऑफ दीज जहाँ आ गया वहां पे ये सही हो जाता है।
लेकिन देखो फुल फॉर्म हमेशा किसी चीज़ की एक ही होती है, 2 से 3 फुल फॉर्म तो नहीं होगी किसी चीज़ की। और ये सिंपल है, इसका आंसर होता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। क्या होता है इसका? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ऑल ऑफ दिस दीज देख के बहक मत जाना कहीं पे, ठीक है? का आंसर हो गया ये। चलिए, इसी के साथ हमारे 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आज के। आशा करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए, इसी नोट के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। जय हिंद।